नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जीके क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के जो मध्यकालीन इतिहास की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसके जो बचे हुए पार्ट हैं उसकी चर्चा करेंगे। और इस दरमियान हम सबसे पहले जिसकी चर्चा करेंगे वे है जहांगीर। जहांगीर का प्रभाव या जहांगीर कालीन झारखंड का कैसा इतिहास रहा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जहांगीर का प्रभाव। ये जहांगीर का जो काल है वो है 1605 से 1627 ईस्वी। इस समय झारखंड में उनका क्या प्रभाव रहा या उन्होंने यहाँ किन कारणों से आक्रमण किया और यहाँ के क्षेत्रों को जीतना चाहा, साथ ही वे क्या रीजन थे या फिर उन्होंने किन किन को यहाँ पे आक्रमण करने के लिए सूबेदार बनाया और यहाँ पे भेजा, इन सब की चर्चा करते हैं। तो आइए, मुगल झारखंड संबंध में नए युग की शुरुआत। जहांगीर काल के पहले जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ के जो नागवंशी शासक थे वे पूर्ण रूप से फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर लेते हैं। और जब जहांगीर का काल आता है तो इन दोनों में फिर से नया संबंध जो है वो जुड़ता है। जहांगीर बहुत कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो झारखंड की ओर आकर्षित होते हैं। सबसे पहले था कि वो लोग अपना साम्राज्य विस्तार चाहते थे और ये बहुत बड़ा कारण था कि वो लोग बिहार, बंगाल इन सब पे विजय प्राप्त कर रहे थे और जब विद्रोह हुआ करता था तो उनको दबाते थे और साथ में अपने क्षेत्रों का विस्तार भी करते थे। और यही चीज जहांगीर के साथ भी लागू होता है। जहांगीर झारखंड में आता है किस लिए, तो जो शंख नदी के हीरे थे उसके बारे में वो जानता था और उसके ही चलते उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो ये जो मुगल झारखंड संबंध बना जहांगीर के काल में, वो एक नए युग की शुरुआत थी। नागवंशी राजा को जमींदार ए खान अलामा कहा जाता था। उस समय जो नागवंशी राजा थे उसको जमींदार ए खान अलामा कहा जाता था। इसका अर्थ होता था हीरा खान का मालिक। शंख नदी के हीरे जहांगीर के झारखंड आकर्षण का कारण थे। शंख नदी में जो हीरे पाए जाते थे वो जहांगीर का झारखंड में उसी के कारण जहांगीर जो है आकर्षित हुआ था और यहाँ अपना राज्य जो है वो स्थापित करना चाहता था, यहाँ के क्षेत्र को जीतना चाहता था, हीरे को अपने कब्जे में लेना चाहता था। टॉलमी ने एडमॉस नदी का वर्णन किया है। टॉलमी जो है उन्होंने एक एडमॉस नदी का वर्णन किया है, एडमॉस नदी। और एडमॉस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है हीरा। तो शायद ये हो सकता है कि ये संभवतः शंख नदी के बारे में ही उन्होंने कहा होगा। एडमॉस नदी और उसका ग्रीक शब्द है और उसका अर्थ होता था हीरा और संभवतः यह क्या था, शंख नदी के लिए ही प्रयोग किया गया होगा। फिर जो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी में शंख नदी के हीरे का वर्णन स्वयं जहांगीर ने किया है। शंख नदी के हीरे का वर्णन कहाँ किया है, तो तुजुके जहांगीरी अपनी आत्मकथा में किया है। तत्कालीन नागवंशी शासक दुर्जन साल। उस समय के जो नागवंशी शासक थे जहांगीर के समय में वो थे दुर्जन साल। और उन्होंने, चूंकि अकबर की मृत्यु के बाद उन लोगों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, इसलिए उन्होंने मुगलों को मालगुजारी देना बंद कर दिया था। और इसकी वजह से भी जहांगीर जो है अपने यहाँ पे उन लोगों पे अपना दबदबा भी जमाना चाहते थे और इसलिए भी उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करने का मन बनाया था। दुर्जन साल जो थे उनको हीरों का राजा भी कहा जाता था। दुर्जन साल को हीरों का राजा कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ही कुशल हीरों के ज्ञाता थे। उन्हें हीरों की बहुत ज्यादा परख थी, इसलिए उन्हें हीरों का राजा के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार बना के भेजा था। जब उन्हें हीरे की जानकारी होती है, उनका मन हो जाता है झारखंड पे आक्रमण करने का, तो उन्होंने अपने एक सूबेदार जिसका नाम था इब्राहिम खां को 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना के भेजा था, खोखरा पे आक्रमण करने के लिए और हीरे के खानों को अपने अधिकार में लेने के लिए। परिणाम स्वरूप दुर्जन साल को बंदी बना, सारे हीरे छीन लिए जाते हैं और 23 हाथी सहित सभी को मुगल दरबार में भेज दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जब वे पूछ करते हैं
खुखरा की तरफ। तो दुर्जन साल पहले उनसे संधि के ख्याल से उनसे कुछ हाथी देके और समझौता करना चाहते हैं, लेकिन इब्राहिम खां इस चीज से इनकार कर देते हैं और उन पे आक्रमण कर देते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, दुर्जन साल जो है वो बंदी बना लिए जाते हैं और उनको वहां से 23 हाथी भी उनको प्राप्त होता है इब्राहिम खां को। और सारे दुर्जन साल के पास जितने भी हीरे थे, उनके परिवार के पास जितने भी हीरे थे, सभी को छीन लिए जाते हैं और दुर्जन साल, हीरे और वे 23 हाथी, इन सभी को मुगल के दिल्ली दरबार में भेज दिया जाता है। यहाँ एक चीज और मैंने नोट किया है कि 1612 में जहांगीर द्वारा जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1612 ईस्वी में, या ऐसा पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने सबसे पहले झारखंड पर आक्रमण करने के लिए बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था जफर खां को। 1612 ईस्वी में जहांगीर ने सबसे पहले जफर खां को सूबेदार बनाया था और उसे ही आदेश दिया था खुखरा पे आक्रमण करने और हीरे के खानों पर अधिकार करने का। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और लास्टली 1615 ईस्वी में जफर खां के जगह पे इब्राहिम खां को सूबेदार बना के खुखरा पे आक्रमण के लिए भेजा जाता है। तो ये मैंने इसे नोट के रूप में लिख दिया है, जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। दुर्जन साल को 12 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया। दुर्जन साल को जब बंदी बना के दिल्ली दरबार भेज दिया जाता है 23 हाथियों और हीरों के साथ, फिर उन्हें ग्वालियर के किले में रखा जाता है। कितने वर्षों के लिए? तो 12 वर्षों के लिए। उसके बाद जो खुखरा विजय की खुशी में जहांगीर ने अपने सूबेदार इब्राहिम खां को उपहार स्वरूप 4 हजारी मनसबदारी तथा फात जंग की उपाधि दी थी। जहांगीर ने खुश होकर, खुखरा विजय अभियान से खुश होकर, अपने सूबेदार इब्राहिम खां को 4 हजारी मनसबदारी तथा फात जंग की उपाधि दी थी। फिर क्या था कि संख नदी में हीरो में एक बैगनी रंग का हीरा भी मिलता था। उसकी शुद्धता की पहचान या परख करने के लिए दुर्जन साल को आमंत्रित किया जाता है, यानी उन्हें बुलाया जाता है कैद से, क्योंकि दुर्जन साल जो हीरो का राजा के नाम से जाना जाता था और एक वो बहुत ही अच्छा हीरो का पारखी भी था, इसी वजह से उन्हें बुलाया जाता है। और दुर्जन साल आके उस बैगनी रंग के हीरे की शुद्धता की पहचान करते हैं, जिससे खुश होकर जहांगीर क्या करते हैं कि उनको कैद मुक्त कर देते हैं। दुर्जन साल को कैद मुक्त कर देते हैं और उन्हें शाह की उपाधि भी देते हैं तथा उनका जो राज्य था उनको वापस कर दिया जाता है। दुर्जन साल का राज्य जो है उसे वापस कर दिया जाता है और दुर्जन साल जो है वो जो मालगुजारी है देना स्वीकार करते हैं। कितना? तो 6000 सालाना कर देना स्वीकार कर लेते हैं मुगलों को दुर्जन साल। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि दुर्जन साल को कौन सी उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा? तो शाह की उपाधि दी गई थी। साथ में किस कारण से दी गई थी? तो बैगनी रंग के हीरों की शुद्धता की पहचान करने की खुशी के कारण जहांगीर ने शाह की उपाधि दी थी और उनका राज्य वापस किया था। साथ ही दुर्जन साल ने कितना मालगुजारी देना तय किया था सालाना? तो ये था 6000। तो ये सभी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जिसे कि याद रखना जरूरी है। अब आता है पलामू का चेरो वंश। जहांगीर के काल में पलामू के चेरो वंश के बारे में हम जानेंगे कि वहां की स्थिति क्या थी और मुगल वहां पे क्यों अधिकार करना चाहते थे। तो अफजल खां और इबादत खां जो जहांगीर थे, उन्होंने दो लोगों अफजल खां और इबादत खां को बिहार का सूबेदार बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि उनको पलामू पे आक्रमण करना था। पलामू पर आक्रमण का भी आदेश देते हैं उन दोनों सूबेदारों को, अफजल खां और इबादत खां को। कहीं कहीं सिर्फ अफजल खां का ही जिक्र रहता है, उन्हें आदेश देते हैं। और उस समय जो पलामू के शासक थे वे थे अनंत राय। अनंत राय पलामू के शासक थे और उन पे आक्रमण करने के लिए अफजल खां और इब्राहिम खां को सूबेदार नियुक्त किया जाता है बिहार का और उन्हें आक्रमण करने का आदेश दिया जाता है। फिर ये अभियान जो है वो असफल रहता है। क्यों असफल रहता है? क्योंकि जो अफजल खां थे
उनकी अचानक से कुछ महीने में मृत्यु हो जाती है और ये अभियान जो है वो असफल रह जाता है। फिर कुछ सालों के बाद जो अनंत राय है उनकी मृत्यु हो जाती है 1612 ईस्वी में और नए चेरो शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं सहबल राय। सहबल राय जो है उनके नए शासक बनते हैं पलाम चेरो वंश के। और ये जो थे सहबल राय ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और ये क्या करते थे कि सड़के आजम, जिसे कि हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, पर मुगलों का काफिला जो बंगाल आना जाना करते थे तो यहाँ से होकर उनको गुजरना होता था, तो उनके मुगलों के काफिलों को वो लूट लेते थे। कौन? तो ये सहबल राय जो है इनके काफिलों को लूट लेते थे और इसी की वजह से जहांगीर ने उस पर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसे बाघ से लड़वाया। किसे? तो सहबल राय को बाघ से लड़ाया और फिर इसी क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती। बाघ से लड़ाई के क्रम में ही या बाघ से युद्ध के क्रम में ही सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेरो वंश के किस शासक को बाघ के सामने फेंक दिया गया था या उससे लड़ाया गया था? तो ये थे सहबल राय। और किसने किया था? तो ये किया था जहांगीर ने। तो इस तरह से चेरो वंश का जो है इतना ही फैक्ट है जो कि हम लोगों को जानना है मुगल कालीन झारखंड में जहांगीर के शासन काल में। अब हम आगे देखते हैं मानभूम तथा पंचेत का क्षेत्र। मानभूम तथा पंचेत का क्षेत्र जहांगीर के समय में। मानभूम पर मुगलों का जो नियंत्रण था वो स्थापित हो चुका था। जहांगीर के समय में मानभूम पर मुगलों का आधिपत्य जो है वो स्थापित ऑलरेडी हो चुका था। और बिहार के सूबेदार अफजल खां, बिहार के जो मुगल कालीन सूबेदार थे अफजल खां तथा बंगाल के सूबेदार इस्लाम खां, बिहार के सूबेदार अफजल खां और बंगाल के सूबेदार इस्लाम खां ने मिलकर पंचेत के राजा, कहीं कहीं जमींदार भी लिखा रहता है, पंचेत के राजा या जमींदार वीर हमीर, ये जो राजा थे इनका नाम था वीर हमीर, पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजते हैं। संयुक्त रूप से ये दोनों सूबेदार अपनी सेनाएं भेजते हैं पंचेत पर आक्रमण करने के लिए और वहां के राजा थे या जमींदार थे वीर हमीर, उन पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन जो वीर हमीर है वो घबराकर मुगलों का आधिपत्य जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, वैसे आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं। और ये जो सेना भेजी थी किसके नेतृत्व में भेजा गया था? ये भेजा गया था शेख कमाल के नेतृत्व में। यानी सेनापति जो थे, इन संयुक्त सेना के जो सेनापति थे वे थे शेख कमाल, इनका नाम था शेख कमाल। और इस तरह से वीर हमीर जो है उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और ये इनके पंचेत जो है वो मुगलों के अधीन आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो शेष पार्ट रह गया है हमारा शाहजहां और औरंगजेब, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।